इंडियन कॉन्सेप्ट में अक्सर हम देखते हैं कि जब यंगस्टर्स की नौकरी लगती है शुरुआत में, तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जितने जल्दी हो सके कुछ चीज़ें ये एसेट्स बना लो। बिल्कुल, एक फ्लैट बुक कर लो, एक घर ले लो, कुछ वाला उसकी ईएमआई जाना शुरू हो जा रही है वो। राइट। और कि यही 50% डेट अगर आप तब कर रहे हैं जब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी आप ही रीपे कर रहे हैं। अपना रेंट दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये 50% डेट जो है, ये एक सब्सटैंशियल पोर्शन बन जाता है और ये अलार्मिंग बन जाता है। ये जो यंगस्टर्स हैं वो उस डेट को उन चीज़ों के लिए ले लेते हैं जो कि एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है। फिर आपके पास इमरजेंसी को फंड करने के लिए कुछ नहीं। इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होती है, उस इमरजेंसी को फंड करने के लिए यू कम अप विद अनदर डेट। सो ऑलरेडी यू आर एट अ वेरी कट टू कट सिचुएशन और एक इमरजेंसी के कारण अब आप एक खराब सिचुएशन में आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और ख़ास सीरीज़ हम जिसमें बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास जो कि होती है रचित खंडेलवाल जी के साथ में। हमारे साथ में जुड़ गए हैं ख़ास मेहमान रचित जी। स्वागत है सर शो पे। नमस्कार। सर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो रचित जी के साथ में हम ये खास मास्टर क्लास कर रहे हैं जिसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने फंड्स को, अपने पैसे को मैनेज किया जाए और किस तरीके से पूंजी को बढ़ाया जाए, कैसे बचाया भी जाए। बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और ये इस सीरीज़ में हम जिस पार्ट पे आ गए हैं वो है डेट। और डेट के अंदर में आज है सेकेंड एपिसोड जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं उसका रोल और इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। कैश फ्लो मैनेज। ठीक है, तो ये कैश फ्लो मैनेजमेंट में डेट का क्या रोल है, किसी भी लोन का क्या रोल है और उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इस पे बात करने जा रहे हैं। क्या करना है सर, कैसे शुरुआत करनी है? सर देखिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट हमने पहले भी बजटिंग के दौरान और उस सब चीज़ों में डिस्कस करी थी। बहुत सिमिलर पैरामीटर ही है, मगर इसमें हम ये देखते हैं जैसे कि आप पूछ रहे थे, आपके लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी, आप बोले थे कि अगर बैंक अलाउ कर दे, तो क्या हमें लोन ले लेना चाहिए? तो अब इसको आगे समझना होगा कि बैंक अगर अलाउ कर भी देता है, तो भी नहीं, अब हम कैसे एनालाइज़ करें? तो सर, अब हमें ये देखना होगा कि कैश जब डेट हम लेते हैं तो एक बहुत सिंपल रेशियो हम निकालते हैं, जिसे बोलते हैं डेट टू इनकम रेशियो, डीटीआई रेशियो। अब डीटीआई रेशियो क्या होता है कि जो भी आप डेट रेज कर रहे हैं वो आपके इनकम में कितना रेशियो पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी है 15,000 रुपये और वो कोई ऐसा डेट लेने जा रहे हैं जो डेट की वैल्यू हो जाएगी 7,500 रुपये की ईएमआई आ जाएगी, तो डीटीआई कितना हो गया 50%। नाउ दैट इज क्वाइट ऑन अ हायर साइड। फिर आप अपने जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं या कोई और चीज़ है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो डीटीआई रेशियो को हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि वो लोअर एंड पे रहे, तभी आप एक कंफर्टेबल लेकिन कोई पोर्टफोलियो। ऐसा फिक्स नंबर है या कोई ऐसा परसेंटेज है जिसको कहा जाए कि ये आइडियल नंबर है? सर देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है। इसका फिक्स पैरामीटर के लिए मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर एक के लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज यही 15,000 और 7,500 का अगर हम एक आइडिया लेके चलें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इंडिविजुअल हू इज़ रेज़िंग इट माइट हैव समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ हिज़ डेली हुँ, एक्सपेंसेस। हुँ। और फादर जैसे होंगे वो काम कर रहे होंगे, भाई काम कर रहे होंगे, तो उनको घर का खर्चा नहीं उठाना है। हुँ। तो ये बड़ा कंफर्टेबल हो गया कि ठीक है, आप इसके बाद भी अपने नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस के लिए 7500 है, यू इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। मतलब आप इसको इन वैल्यू टर्म्स मत लेके चलिए, आप इन परसेंटेज टर्म्स में लेके चलिए। तो 50% ऑफ योर इनकम, if even if it is there after serving your debt and you don't need to pay for your daily expenses, decent enough. बट नाउ हियर द अनदर एग्जांपल इज कि यही 50% डेट अगर आप तब कर रहे हैं जब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी आप ही रीपे कर रहे हैं, अपना रेंट दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये 50% डेट जो है, ये एक सब्सटैंशियल पोर्शन बन जाता है और ये अलार्मिंग बन जाता है। तो ये जो डीटीआई है, ये आपको एनालाइज करना होगा कि आप एग्जैक्टली क्योंकि हम जो डेट ले रहे हैं वो ग्रोथ एसेट के लिए ही ले रहे हैं। तो अगर हम वो हायर रेट पे ले भी रहे हैं, तो अगर कितना हमारा एक्सपेंस है, उससे एनालाइज़ होगा। सो देयर इज़ नो फिक्स पैरामीटर, बट हाँ, एक लोअर डीटीआई इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल। ठीक है, तो लोअर डीटीआई एडवाइजेबल है यानी डेट टू इनकम रेशियो। जी। और लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और वही जो हम एक इंडियन कॉन्सेप्ट में अक्सर हम देखते हैं कि जब यंगस्टर्स की नौकरी लगती है शुरुआत में, तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जितने जल्दी हो सके कुछ चीज़ें ये एसेट्स बना लो। बिल्कुल। एक फ्लैट बुक कर लो, एक घर ले लो, कुछ वाला उसकी ईएमआई जाना शुरू हो जा रही है वो। राइट। और वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आपकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन भी है
तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ में अभी रह रहे हैं, आपको कहीं किराया नहीं देना है, आपके घर खर्च में आपको कुछ ख़ास नहीं देना, और अगर आपने ऐसा वाला कोई चीज़ कर दिया तो वो आपके ऊपर ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से प्रेशर भी नहीं प्रेशर डालेंगे, कि वो राइट। आपसे आपसे नहीं माँगेंगे कि अब डेली का कुछ देना शुरू करो, महीने का कुछ खर्च देना शुरू करो। उन्हें ये पता है कि आपने एक घर बुक कर दिया और अब आप ईएमआई उसके देते हो, बिल्कुल। या कोई ऐसी चीज़, यानी एसेट की अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब कई बार ये भी आजकल है कि नई उसमें जनरेशन में वो गलतियाँ भी शुरू हो जाती हैं उसी लेवल पे, कि जो यंगस्टर्स हैं वो उस डेट को उन चीज़ों के लिए ले लेते हैं जो कि एसेट नहीं क्रिएट कर रहा है। हुँ। और पीछे हमने जो बात करी थी उसमें वही गुड डेट और बैड डेट की बात करी थी। तो उस केस में वो बहुत और नीचे होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए? नहीं, ऑल्दो हो नहीं सकता है, लेकिन ठीक है, आप वो नियर परफेक्ट वाली चीज़ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जितना कम हो उतना अच्छा है। बिल्कुल, जितना कम हो उतना अच्छा है और वो जो गुड डेट और बैड डेट है, अभी जैसे-जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे एनालाइज़ करें। इसके साथ-साथ सर एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि जब आप डेट ले रहे होते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कंसिडर करना होता है। अब ये सब जानते तो हैं कि हाँ, पता है इंटरेस्ट रेट का क्या है, इंटरेस्ट रेट तो लोअर रहनी चाहिए, हमारा फ़ायदा होता है। नहीं, सिर्फ़ ये नहीं, इंटरेस्ट रेट लोअर होने के साथ-साथ एक और जो बेनिफिट होता है, वो हमारी ईएमआई सर्विस में होता है। आपका टेन्योर तो आप चूज़ करते ही करते हैं, मगर अगर लोअर इंटरेस्ट रेट का आपने लोन ले रखा है, उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी जो ईएमआई का क्वांटम है, एक वो सब्सटैंशियली कम हो जाता है। सो व्हाइल यू आर टेकिंग दिस डेट, आपको एक्सपेंस भी देखना है, सब कुछ कंसिडर करना है, बट ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहें कि हमारा जो ईएमआई पेमेंट है, वो इंटरेस्ट लोअर होने के कारण एक लोअर लेवल पे रहना चाहिए। हुँ, और एक और चीज़ आप देखें कि जो हम वो डीटीआई रेशियो की बात कर रहे थे, उसमें एक और चीज़ कंसिडर करनी होगी कि कभी भी हम इतने ज़्यादा क्लोज़ नेटेड सिस्टम में नहीं चल रहे हों, कि जैसे अभी जो हमने 50% डेट और 50% एक्सपेंस की बात करी थी, तो वो एग्ज़ैक्टली कट शॉर्ट 50-50 ना हो। इसके पीछे कारण ये है, यू नेवर नो कि इमरजेंसी कब एकदम से इरप्ट हो जाए। अब जब ये इमरजेंसी आती है एंड नाउ बिकॉज़ 50% इज़ योर debt that you're serving and 50% is your monthly expenses, फिर आपके पास इमरजेंसी को फंड करने के लिए कुछ नहीं है। इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होती है, उस इमरजेंसी को फंड करने के लिए यू कम अप विद अनदर डेट। हुँ। सो ऑलरेडी यू आर एट अ वेरी कट टू कट सिचुएशन और एक इमरजेंसी के कारण अब आप एक खराब सिचुएशन में आ गए। तो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि डीटीआई कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि कोई यंगस्टर है जिसकी अभी नई-नई नौकरी लगी है, इस समय में वो इस तरीके का डेट ले करके जहाँ पे कि एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो डेट की हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें हम खर्चे वाले डेट की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने एक फ़ोन खरीद लिया, आपने कोई घड़ी खरीद ली, आपने कुछ गाड़ी खरीद ली, या जो भी चीज़ें जो कि कंज़म्पशन साइड पे है वो वाला, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर उसका लोन का जो यानी कि ईएमआई है, वो अगर थोड़ा हायर साइड पे है, एक और चीज़ जो इंटरेस्ट की अभी आपने बात करी, तो इंटरेस्ट जितना नीचे ले आएँगे, तो उस ईएमआई में अब एक बड़ा पैसा रीपेमेंट में जा रहा होगा, ना कि उसका ब्याज चुकाने में। रीपेमेंट यानी प्रिंसिपल को एडजस्ट करने में, तो वो भी एक चीज़ है, और नेगोशिएबल भी होता है, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि बैंक दे रहा है, यही फाइनल है, ऐसा नहीं है। और स्पेशली होम लोन वगैरह जिस तरीके के जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल होता है, तो आप ट्राई करना चाहिए कि अलग-अलग बैंक्स और बिल्कुल। अलग-अलग चीज़ें। लेकिन बाकी चीज़ों में भी कहीं न कहीं होता है, कई बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं या उन्हें नहीं आइडिया होता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा, क्योंकि अक्सर ये दिक्कत है कि लोन्स के साथ में कि लोगों को लगता है कि मिल रहा है यही बड़ी बात है, और शुरुआती जो इसमें जब तक जानकारी नहीं होती तो वो ऐसा नहीं है, तो उसको जितना नीचे ला सकते हैं, आप उसी बैंक से बात करेंगे वो भी लाता है, और नहीं तो किसी और बैंक से क्रॉस चेक करेंगे या वो वाला, तो हो सकता है आपको बेटर ऑफर मिलता है, राइट। वो नीचे लाइए। लेकिन आप शुरुआत में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और अब जो इनकम बढ़ रही है उसके साथ में आपने लोन नहीं बढ़ाया। हुँ। तो अगर ये वाला मतलब मैं उसको समझने की कोशिश वैसे कर रहा हूँ जी। कि आप जो कह रहे हैं, तो उससे हुआ क्या कि अब धीरे-धीरे करके इनकम तो आपकी बढ़ रही है, हुँ। लेकिन वो परसेंट तो डीटीआई अपने आप ही वो नीचे होता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो वो फिक्स्ड है, नीचे होता जा रहा है, आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। इनिशियली आपको एज़ इट इज़ अभी बहुत सारे खर्चे नए नहीं आए हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शादी होते ही साथ ऐसा नहीं है कि अब आप वो नौकरी लगते ही साथ आपकी शादी हो रही है, और शादी हुँ। होते ही साथ आपके अब उसके आगे के खर्चे बढ़ रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है, वो ना होकर के धीरे-धीरे जब तक होगा तब तक कहीं डीटीआई और बेटर होता चला इम्प्रूव। जाएगा, और वाला प्लस आपके पास वो बफर रहेगा इमरजेंसी वाला, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोई नहीं जानता कि कब कुछ और नई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसके लिए। और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, जब आप एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो बड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि वो बीच में आप जेपरडाइज़ नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है और बिल्कुल। डीटीआई को जितना लो रख सकते हैं उतना बिल्कुल। रखना है। ठीक है। सर इसके साथ-साथ अब आपको क्या देखना होगा कि जैसे आप बात कर रहे थे गुड डेट और बैड डेट की, तो इसको अब हम ऐसे समझते हैं, इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर देते हैं। हम ये कर लेते हैं कि डेट को लेके आप करने क्या वाले हैं? इज़ इट अ कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग और एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग? हुँ, हुँ। नाउ अगेन ये बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये कैसी बात हो गई, ये तो और क्रिटिकल और ज़्यादा टेक्निकल हो गया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि एनी इन्वेस्टमेंट which is not increasing your value of asset or not there to increase your income in coming times, वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। हुँ, हुँ। सो अब इसमें ये वो जो गुड डेट और बैड डेट की बात थी, ये बैड डेट है, ये हमको नहीं लेना चाहिए। मतलब इसके लिए तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, इट्स अ रेड साइन। हम एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको कभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए पैसा उठाना पड़े। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो एज द नेम सजेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपको आगे एनहांस कर रहा हो, एसेट ग्रो कर रहा हो, इनकम ग्रो कर रहा हो, स्किल सेट इंप्रूव कर रहा हो, जिससे आपकी पूरी ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव होती हो। तो जब आप डेट का जैसे आप पूछ रहे थे कि मैं फ़ोन लोन पे ले लूँ तो वो, तो अब फ़ोन अगर आप ले रहे हैं, कंटीन्यूअस गैजेट अपग्रेड हो रहा है, दैट्स अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वी डू। तो अब जब आप डेट रेज़ कर रहे हैं, ये भी अगर कोई आप पैरामीटर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आपके लिए डिसीज़न मेकिंग जो है, वो थोड़ा-सा सिंपल हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो ऑप्शन है आपके पास में कि बैंक आपको अब टीवी के लिए भी लोन देता है और कंप्यूटर के लिए भी लोन देता है। हुँ, लेकिन टीवी आपका एक तरीके का शायद कंज़म्पशन है। वो आपके ना तो एसेट में ऐड हो रहा है और ना आगे चल कर के आपकी इनकम बढ़ा रहा है। लेकिन कंप्यूटर हो सकता है कि आपको पढ़ाई के लिए चाहिए है या उस पे आप काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं या कुछ भी चीज़ें और उसका इस्तेमाल करने से आपकी एफ़िशिएंसी बढ़ रही है और चाहे उस पढ़ाई से आपकी सैलरी बढ़ने वाली हो और चाहे उस बिज़नेस से आपके इनकम बढ़ने वाली हो, वो शायद हो सकता है आगे चल कर के आपकी इनकम में कुछ ऐड करने जा रहा है। तो ये दोनों में डिफ़रेंस है और जहाँ पे टीवी की बात करें तो वहाँ पे आपको करना ये चाहिए कि पहले आप उसके पैसे इकट्ठा कर लीजिए सेविंग में और उसके बाद जाकर के उस पैसे से उस टीवी को ले आइए ना कि ईएमआई पे। और कंप्यूटर आप अगर आपको आज चाहिए है और आपको पता है कि हाँ, आपको ये पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है या आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप शायद अगर को लेते हैं तो फिर भी वहाँ पे अलाउ ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि कहीं न कहीं वो वापस आ जाएँ कि हम डेट को रेज़ ही इसलिए करते हैं, क्योंकि करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग सफिशिएंट नहीं है। तो अगर कंप्यूटर से आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो रहा है, तो अब आप वेट नहीं करेंगे, आप डेट रेज़ करेंगे, कंप्यूटर लेकर आएँगे, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसे करके अगर आप करते हैं, तो यू गेट अ बेटर आइडिया कि कौन-सा डेट हमको लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए। ठीक। अब इसके साथ-साथ आप और चीज़ देखें कि जब हम एक लोन ले लेते हैं, वी ऑल्सो नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ आवर हाउसहोल्ड बजट। अब मैं वापस आ जाता हूँ आपके फ़ेवरेट टॉपिक हाउसहोल्ड बजट में क्या होता है सर, कि हम डेट लेने के बाद ये भी देखें और इसको समझें फॉर आवर बेटरमेंट कि कहाँ-कहाँ से हमारे हाउसहोल्ड बजट में लूपहोल्स हैं। कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हम आने वाले समय थोड़े से टाइम के लिए अपने लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस को काट दें और अगर वो लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस हम काटते हैं और हमारे पास थोड़ा-सा पैसा और बढ़ता है, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम बुलेट पेमेंट कर सकते हैं। जो आपने लोन ले रखे हैं, वो बुलेट पेमेंट करके आप उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो अब इसको ऐसे समझें कि आप अभी थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ रहे हैं जस्ट बाय कटिंग डाउन योर लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस। मैं आपके जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस अगर आप काट लेते हैं डेट के लिए और डेट रीपेमेंट आप जल्दी कर देते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका वो जो गोल था, वो गोल आपका जल्दी से अचीव हो जाता है। अब इसको अगर प्रॉपर्ली आप मैनेज कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने होम लोन 20 साल का ले रखा था, मगर इस 20 साल के टाइम ड्यूरेशन में 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आई जब आपने बुलेट पेमेंट कर दिया और इसको आप 14 साल या 15 साल में खत्म कर दिए। तो द काइंड ऑफ एक्सपेंस, द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट वाज़ देयर फॉर 20 इयर्स, आपने कुछ एक्सपेंसेस काटे, बुलेट पेमेंट किया, आप 15 साल में फ्री हो गए। गोल जल्दी अचीव हो गया, गोल अचीव हो भी गया और आपको कोई बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल में
चेंज नहीं दिखा। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपको डेट लेने के बाद भी काटने तो पड़ेंगे। हम्म, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग, और इसमें वही है कि एक तरीके से आप वो उस लीकेज की बात कर रहे हैं कि राइट। उसको प्लग कर दो, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप सब कुछ चल रहा है और इसमें एक बड़ा खर्चा, बड़ा पैसा वो ले जा रहा है बैंक, जिसने आपको कोई चीज़ लोन पे दी थी। तो उस ट्रैप में ना फंसें। वो जो बड़े बड़े एड्स होते हैं जहाँ पे बड़ा टीवी आपको बताया जाता है केवल 3,000 रुपये की ईएमआई पे, 2,500 रुपये की ईएमआई पे, उसका प्राइस तक नहीं लिखते हैं। तो वो कहीं वो ट्रैप्स हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, और उसमें ना जा करके, और जो पहले तरीका था और वो वाला था कि जो कहा जाता था कि आप इकट्ठा कर लो, पैसे जमा कर लो, फिर ले लेना, तो वो रहना चाहिए। ऑप्शन भले ही है कि आप जा कर के आज खरीद लाएँ और फिर रीपे करते रहें, लेकिन उसमें कहीं न कहीं इंक्लूडेड है एक एक्स्ट्रा पैसा, आप उसको महँगा खरीद रहे हैं। हम कहाँ तो एक तरफ कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कम करवा कर के, कि ₹100 की चीज़ ₹90 में या ₹80 में या ₹70 में खरीदें और दुकानदार से इतना मोलभाव करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पे ये वाली गलती कर रहे हैं, जो अननोइंगली, हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से बैंक आपसे बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा ले जा रहा है उस सामान के, जो कि एक लीकेज है, बिल्कुल। और ये आपकी इनकम में से जा रहा है। तो आपको करना ये चाहिए कि उसको रोक करके पहले आप अपने खर्चों को थोड़ा-सा, लाइफ़स्टाइल वाले खर्चे जो बिल्कुल। कह रहे हैं आप, जो कि बिल्कुल। डिस्क्रिशनरी होते हैं, जो मैंडेटरी नहीं होते हैं, जो हम पहले भी सीख चुके हैं, इस पूरी सीरीज़ के अंदर में कई बार बात कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा-सा कंट्रोल करके अगर हम, और वो पैसे को लगा करके सबसे पहले ये रीपे कर दें। बिल्कुल। रीपेमेंट में भी कहीं कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं? सर रीपेमेंट में देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था बुलेट पेमेंट। अब ये बुलेट पेमेंट जो है ये आप कर सकते हैं, आप जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं या एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसमें बैंक आपको खुद बुलेट पेमेंट्स की फैसिलिटी देता है। कोई आपने बड़ी कार लोन ले लिया, मगर इसी की बजाय अगर आप क्रेडिट कार्ड में फँस गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड में आप पेमेंट तो कर सकते हैं, बट वो बुलेट पेमेंट बोल के आपका प्रिंसिपल उस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है, बिकॉज़ there are certain debts which are actually, I mean, I should not put it like this, but yes, there are certain banks, there are certain NBFCs जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उस डेट साइकिल से कभी बाहर निकले ही नहीं, बिकॉज उनका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, और वो आपके बुलेट पेमेंट्स को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करते हैं। बट वेन यू टॉक अबाउट लोन्स लाइक एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, बिग टिकट लोन्स, तो वहाँ पे आपके लिए बुलेट पेमेंट के बेनिफिट्स भी होते हैं। एंड इनफैक्ट उसमें एक और चीज़ है कि आप इसको ऐसे भी समझे, भैया हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं, वो आपके बुलेट पेमेंट के टाइम पे आपको एक फैसिलिटी और भी देते हैं कि आपको क्या लोन का टाइम ड्यूरेशन कम करना है या ईएमआई कम कर देनी है। सो द टाइम ड्यूरेशन माइट रिमेन सेम, बट ईएमआई का बर्डन भी आपका कम हो सकता है। हो सकता है आपका कोई अभी एक्सपेंस बढ़ गया एकदम से, और आपके पास ये बुलेट पेमेंट का पैसा था, आपने कर दिया, और उस एक्सपेंस को निगेट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने अपना ईएमआई का क्वांटम कम कर लिया। तो ये भी डेट मैनेजमेंट में आपका एक पार्ट होता है, आपको डिसाइड करना होता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका बजटिंग प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। ठीक है, लेकिन वो जो आप एक स्टैंडर्ड कह रहे हैं ना, मैंने अभी हाल ही में एक, क्योंकि मैं वो भी देखा है एक इंसिडेंट, जहाँ पे कि ये बताया कि उन्होंने होम लोन के अंदर में प्रीपेमेंट किया हुँ। एक लमसम अमाउंट, जो कि अक्सर होता है और सब जगह सजेस्ट किया जाता है कि कोशिश करिए कि कुछ और एक्स्ट्रा पैसा, वही जो बुलेट पेमेंट आप जो कह रहे हैं, कि करके आप, जिसको कि जितना जल्दी जल्दी आप कुछ और पैसा एडजस्ट कर दें और उसको कम कर लें। लेकिन वहाँ पे होम लोन के अंदर में भी बैंक ने कैसे क्या एडजस्ट किया कि उसके अंदर में वो प्रिंसिपल में ना एडजस्ट करके इंटरेस्ट में एडजस्ट किया। वो कहाँ उन्होंने कैलकुलेशंस और कहाँ गेम मैथमेटिक्स में उसमें कंफ्यूज करा है कि उसका कहीं एडजस्टमेंट ही नहीं दिख रहा है। सर और ये वो एक बड़ी चीज़ है कि अगर उसको प्रिंसिपल में कम किया होता, तो उसके चलते कितना सारा उसके अंदर में बेनिफिट आता कि अगर वो 10 लाख रुपए मेरे उस होम लोन के प्रिंसिपल में एडजस्ट होते हैं, कि अगर आज मैं दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसका कितना सारा इंटरेस्ट, और जो कि इतने 20 साल तक देना है, और अगर वहाँ नहीं एडजस्ट किया और ज़रा सी आपकी गलती हो गई और आपको नहीं समझ में आया कि कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ये कहाँ किस हेड में जा रहा है, तो वो तो वहीं का वहीं बना रहा, और वो प्रिंसिपल वहीं का वहीं है, और कहीं एक एक गलती से वो पैसा इन अ वे वेस्ट भी हो गया, कि वो उस तरीके से उसका उतना बेनिफिट नहीं मिला जो कि मिल सकता था। सर इसमें आपने आज बहुत ही एक अच्छी बात कही है, और ये यूजुअली हम लोग इतना बातें करते हैं बट हम ये बताना भूल जाते हैं। सर एक, आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है या ऐसा कोई लोन ले रखा है जिसमें आपको इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, सर एवरी ईयर वी रिसीव अ एमोटाइजेशन रिपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स। ऑलवेज वी शुड मेक श्योर जो भी हमारा लोन चल रहा है
उसकी एमोटाइजेशन रिपोर्ट हमारे पास हमेशा अपने हाथ में आनी चाहिए। उससे हमको क्या पता लग जाता है कि एक तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे-कैसे पेमेंट हो रहा है, कितना रिमेनिंग प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का क्वांटम क्या है, और जैसे कि अभी आपने बात कही कि वो इंटरेस्ट में जाके इन्फ्लक्स हो गया। तो अगर आपकी एमोटाइजेशन रिपोर्ट आपके पास प्रॉपर्ली आ रही है और इस ट्रांजैक्शन के एक स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया होता कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज गॉन रॉन्ग, इट वाज द प्रिंसिपल पेमेंट दैट आई वांटेड टू मेक, तो आपकी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एमोटाइजेशन रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम द बैंक ऑन रेगुलर बेसिस। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो लोन के स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया था, ऐसे ऐसे पेमेंट होना है, यही हम कर रहे हैं, इसमें क्या रखना है। नहीं, हमेशा हमारे पास एक फिक्स इंटरवल के बाद एमोटाइजेशन रिपोर्ट बैंक की तरफ से आनी चाहिए और उसको हमको थॉरली चेक करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जैसे होम लोन की बात अगर कर रहे हैं, तो होम लोन इज फिक्स्ड फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद बैंक रेट के साथ इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। एट टाइम्स क्या होता है कि आरबीआई की रेट तो कम हो जाती है, बट द बैंक्स आर ट्राइंग टू कीप इट एट ऑन अ हायर साइड। तो एमोटाइजेशन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम टू टाइम आ रहा है, यू आर ऑल्सो इन अ बेटर पोजिशन टू गेट इन टच विद द बैंक। और इसमें एक और चीज ये होती है कि जो हम आगे आने वाले टाइम में भी देखेंगे कि वी कैन ऑल्सो स्विच आर लोन्स। सो यू शुड बी विजिलेंट। इट इज अगेन, आप हम क्या करते हैं, अरे लोन है भैया, कर्जा है, देना तो पड़ेगा, ये इसमें क्या दिमाग लगाना है। नहीं, आप अपनी इनकम और उस हेड पे दिमाग लगाते हैं, जब आप अपना डेट हैंडल कर रहे हैं आपको इक्वली दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज होगा यही कि आप डेट रीपेमेंट तो कर रहे हैं और इधर मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ महीने जो हैं आपकी सैलरी के, वो बैंक ही लेके चला गया। सो यू हैव टू बी विजिलेंट। जी। दिस और ये इज उतना एकदम स्टैंडर्ड नहीं है, तो कई बार हम ये जो लगता है ना बैंक ने जो करा है ये ऐसा ही है और ये फिक्स्ड है और वाला, ये हर महीने और हर 3 महीने में और चीज़ें फ्लक्चुएट हो सकती हैं। डेफिनेटली चाहे वो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी होता है कि आरबीआई जैसे रेपो रेट चेंज करता है और बहुत सारी चीज़ें नई-नई गाइडलाइंस आती हैं उसके हिसाब से, और आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो बैंक अगर गलती कर रहा है, गलती नहीं करता है, लेकिन कहीं न कहीं बैंक बिज़नेस कर रहा है। हाँ, और आपको भी उसी बिज़नेस की तरीके से, जैसे आप हर बार खरीदने जाते हैं, तो हर बार आप चीज़ों को मोल-भाव करते हैं। जितनी बार आप नई शर्ट खरीदने जाएँगे, तो आप उससे पूछेंगे इसमें डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं, इतना और कर सकते हैं कि नहीं, ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न चीज़ें, जो भी चीज़ें आप खरीदें। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं, आप ये आलू प्याज नहीं खरीद रहे हो, ये बैंक लोन है, लेकिन शायद हमें समझ लेना चाहिए उसी तरीके से कि जैसे हम आलू प्याज खरीदने जाते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे बिज़नेस करने बैठा है और वो भी टाइम के हिसाब से घटा बढ़ा रहा है, और आप जब नेगोशिएट करते हैं तो वो कम ज़्यादा भी करता है, वैसे ही बैंक्स भी करते हैं। बिल्कुल, और उसमें अब बहुत सारे चीज़ें आरबीआई ने भी बहुत स्ट्रेंथ दी है कि आप अगर वो आपको कहीं और अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डालेंगे, बिल्कुल, और उस तरीके की चीज़ें अब ईज़िली हो सकती हैं और बैंक्स को भी पता है। लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, और इसीलिए ये एग्ज़ैक्टली। सीरीज़ है और इसीलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, जो आपको बता सकते हैं इन चीज़ों को देख करके कि आपको कैसे करना चाहिए। तो वो सलाह भी आप ले सकते हैं, जैसे बुलेट पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ बिल्कुल, करना है, कब करना है, कितना करना है और किस हेड में करना है, राइट। वो सारी चीज़ें भी सीखते चलेंगे। वो हम आने वाले एपिसोड में सीखेंगे। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि विंडफॉल्स होते हैं हुँ, हमारे। हुँ। अब ये विंडफॉल्स जो होते हैं, देखिए विंडफॉल्स क्या होते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका एनुअल बोनस बहुत बड़ा आ गया, या आपका इनहेरिटेंस में से कहीं से पैसा आ गया, कोई आपके रिश्तेदार थे और उन्होंने आपको पैसा दे दिया, या आपका कोई मान लीजिए कि मार्केट से कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया। सो एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड इफ यू रिसीविंग इट, अगर अमाउंट बड़ा है तो वो विंडफॉल कहलाया जाता है। अब वो जो विंडफॉल है, उस विंडफॉल को भी आपको बहुत स्मार्टली यूज करना होता है, और वो एक कैश मैनेजमेंट आपके डेट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब विंडफॉल हमारे पास आता है, तो उसका जो मेजॉरिटी अमाउंट होता है वो हमको पहले ही सेट असाइड कर देना चाहिए। हुँ, हुँ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि, और फ्रैंकली इट्स ह्यूमन नेचर, मतलब मैं इसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हमारे पास जैसा अब कभी भी ये अनएक्सपेक्टेड अगर इनकम आ जाती है, तो हम बोलते हैं अरे हमको गाड़ी अपग्रेड करनी थी, ये पैसे आ गए, गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, या हमारा फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे थे, या एक्स वाई जी घर का इंटीरियर करा लेते हैं। द अमाउंट इज यूजुअली वेरी बिग एंड यू शुड ऑलवेज कीप इट असाइड। And frankly, why you do that? Because this was not something that was planned. हुँ, This was not part of your planned income. अब इसको आप सेट असाइड रख रहे हैं, और इसमें एक और चीज है
कि विंडफॉल को भी ना कुछ लोग बहुत समझदार अपने आप को उस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि विंडफॉल आया, हाथ के हाथ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, विंडफॉल आपके पास आता है तो आपको पहले तो ये कैलकुलेशन लगाना होता है कि ये विंडफॉल क्या मेरे डेट रीपेमेंट में काम में आ सकता है, क्या ये मेरे को एक बेटर सिचुएशन में डाल सकता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसका एक और कैलकुलेशन का पैरामीटर ये होता है कि जिस भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आप प्लान कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है और आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कि मैंने अगर उस पेमेंट को लोन रीपेमेंट में डाल दिया होता, तो जो उस एसेट क्लास से मुझे रिटर्न मिल रहा था, उससे बेटर मेरे को बेनिफिट मिल जाता उस बुलेट पेमेंट को करने में। तो हमें पहले तो ये कैलकुलेशन लगाना होता है। दूसरा कैलकुलेशन ये लगाना होता है कि मान लीजिए कि वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि जब रेट साइकिल के लोअर एंड पे था तब हमने लोन उठाया था और अभी इतना सेंसिबल डिसीजन ये नहीं बनता है। अभी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना एक सेंसिबल डिसीजन है। तो फिर वी विल पुट दैट मनी एंड मेक दैट मनी अर्न, और जो हम डेट रीपेमेंट कर रहे हैं वो वैसे ही चलने देते हैं। तो डेट रीपेमेंट में भी ये विंडफॉल जब आता है तो हमारा एक डिसीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट उसको भी अगर प्रॉपर्ली आप यूज करें और रिटर्न इंटरेस्ट का और इधर का रिटर्न अगर कैलकुलेट कर लें तो वी ठीक गेट है, अ तो बेटर इसमें इसमें आप डिसीजन। 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो विंडफॉल वो पैसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हमें इसका कहीं प्लानिंग में नहीं था कि हमारी सैलरी का पार्ट नहीं है, इनकम का पार्ट नहीं है, उस तरीके के किसी भी नॉर्मल जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं, ये कुछ कहीं से, किसी वजह से, किसी तरीके से कुछ हमें मिल गया किसी रीज़न से, एक तरीके का बोनस जैसा कह लें या कुछ ऐसा वाला। तो कई बार बोनस भी कैलकुलेटेड होता है, आपको पता होता है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बड़ा हो गया। कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ नौकरी करते हैं, उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और उसने एक बड़ा एक्स्ट्रा पैसा या कोई गिफ्ट, कोई किसी भी तरीके से कहीं से भी एक बड़ा मतलब मनी बिल्कुल। जो कि आपको मिल गया और वो आपके हाथ में आ गया। तो ये विंडफॉल है। उसको, और दूसरी चीज़, उसको यूज़ कैसे करना है। और जो एक टिपिकल वो होता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरा लोन ख़त्म हो, हम्म, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें वो मैच करना होगा कि हो सकता है कि ये लोन चलने दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको पे ऑफ करने से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस नए पैसे को हम किसी और चीज़ में डालें, बिल्कुल कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है वो फ़ायदा ज़्यादा दे, बिल्कुल। क्योंकि ये परसेंटेज का गेम है। सारी चीज़ें अल्टीमेटली वो रेस है जिसके अंदर में हम 2 चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि इसको कम करने से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितना कि किसी और जगह डाल करके इसको इन्वेस्ट कर देने से ज़्यादा इसकी फ़ायदा वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है। राइट। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये भी चीज़ें हम मैनेजमेंट में देखते चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अगले एपिसोड में क्या सिखाने वाले हैं सर? अगले एपिसोड में देखिए लीवरेज और डेट मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो ये आपको बता दिया है अगले एपिसोड में क्या बात करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में यहीं तक। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये बढ़िया चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।